हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जल्द ही आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूं, जिसमें हम क्वेश्चन जिसने एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मुझे नहीं पता वो 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 50 है, 20 है, 30 है, कितने भी हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं एक ही वीडियो में लेके आ रहा हूँ, एक ही चैप्टर के। ठीक है, कितने भी हो जाए वो। तो आज हम देख रहे हैं नाभिक वाले चैप्टर के जो मोस्ट 10 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे और 65 क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ। टोटल हो गए 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इतनी मेरी गारंटी। नो टेंशन रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, एक बात और, राइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि लिखने में हाथ से लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब कंप्यूटर पे लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक आ रहा है, तो मैं आपको हाथ से लिख कर ही प्रोवाइड कराऊंगा। और अकॉर्डिंग टू मी राइटिंग इतनी ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा बहुत, इतने तो पढ़ने वाले बच्चों समझ ही जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि H परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 कक्षा से n बराबर 2 कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? यदि R है वो रीडबर्ग नियतांक है, और C क्या है? प्रकाश का वेग। R क्या है? रीडबर्ग नियतांक है, और C है यहाँ पे हमारा प्रकाश का वेग। तो देखो R, सबसे पहले तो हम बात करेंगे R क्या है। यहाँ पे R रीडबर्ग नियतांक है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। R इज इक्वल टू होता है 1.09 इंटू में 10⁻7 प्रति मीटर। ये होता है आपके रीडबर्ग नियतांक की वैल्यू। ये आपको याद रखनी है, ज़्यादा तो इसकी यूनिट याद रखनी है, क्या है? प्रति मीटर, ठीक है ना। 1.09 गुणा 10⁻7। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 से 2 में कूदता है। कौन सी से? 3 से 2 में। तो 3 से 2 में तो पता चल रहा है हमें सीधा सा, कौन सा है ये? बामर श्रेणी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बामर की। किसकी बात कर रहा है? बामर की। 3 से 2 में कूदता है तो बामर, 2 से 1 में कूदता है तो लाइमन, 4 से 3 में कूदता है तो लाइमन, बामर, पास्चन, ठीक है ना। 5 से 4 में ब्रैकेट, और 6 से 5 में फुंड, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बामर श्रेणी की। बामर श्रेणी में हमसे क्या पूछ रहा है? आवर्ती। अब आवर्ती फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 में लेमडा इज इक्वल टू, आवर्ती और लेमडा क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आर सी भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीधी सी बात है, 2 और क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें लाइमन बामर की तरंग दैर्ध्य के बारे में और आवर्ती के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। वहां पे मैंने क्या किया था? देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6। कितना आया? 6। और 6 का स्क्वायर 36। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब फिर देखो, इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा? 5। और आर, सी यहाँ पे दे रखा तो सी भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हमारे पास क्या आया था? वहाँ पे लेमडा था, तो न्यू क्या हो जाएगा इसका? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? उल्टा हो जाएगा। सॉरी, ये 1 में लेमडा नहीं था, लेमडा था। क्या था? लेमडा। तो न्यू इसका उल्टा हो जाएगा। 5 RC ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले आओ, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कंप्लीट कॉन्सेप्ट से के साथ यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। सेकंड में देखो, आपको बोर के नियम के अनुसार H परमाणु के लिए फोर्थ उत्तेजित अवस्था से सेकंड उत्तेजित अवस्था में संक्रमण के लिए उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा क्या होगी? इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने एक छोटी सी टेबल बना के कंप्लीट उत्तेजित अवस्था की जो ऊर्जा है वो मैं करवा चुका हूं, ठीक है ना। वहां पे आप जाके देखोगे तो सेकंड उत्तेजित अवस्था की जो ऊर्जा दे रखी है आपको -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ की भी हम निकाल सकते हैं। वो फोर्थ की आ जाएगी, फोर्थ की उसमें वैसे है नहीं, फोर्थ की निकालेंगे तो क्या जाएगी हमारे पास? -0.54। अब इनका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस देखोगे तो आपके पास आपका ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। करके देख लो, 51 माइनस 0.54। एक बार इनका जो माइनस साइन है उसको साइड में रख के इनका डिफरेंस देख लो। इनका डिफरेंस आपका यही आएगा, 9.97 दिखाएगा, 0.97 दिखाएगा, अप्रोक्स यही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसका आंसर निकालने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, डेल इज इक्वल टू होता है डेल ई इज इक्वल टू -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर। कोई भी उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा पूछता है ना, तो ये हो जाएगी। जैसे हमने अभी किसकी निकाली थी, सभी की आप इससे निकाल सकते हैं। एक की निकाल रहे हैं तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 की निकाल रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 की निकाल रहे हैं तो 9 से, 4 की निकालें तो 16 से, 5 की निकालें तो 25 से। ठीक है, तो चलो आगे देखो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। आगे वाला क्वेश्चन है, एच परमाणु की ब्रैकेट श्रेणी में, एच परमाणु की ब्रैकेट श्रेणी में एक फोटोन की तरंग संख्या 9/400 है। क्या है, 9/400 आर है। तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या से किससे संक्रमित होती है, किस क्वांटम संख्या से संक्रमित होती है। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 किसका सम होता है, 5 और 4 का सम होता है। और मैंने जब वो टेबल करवाई थी, मैंने आपको कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 20 का स्क्वायर कितना आता है 400। मतलब यहाँ पे क्वांटम संख्या तो किसकी बात कर रहा है, 5 और 4 की बात कर रहा है। क्या किसकी बात कर रहा है, 5 और 4 की। अब किससे संक्रमित होता है ये देख लो। तो जो बड़ा होता है ना, जो बड़ी वैल्यू होती है उसी से संक्रमित होता है। जैसे ब्रैकेट जो होता है वो 5 से 4 में जाता है, 5 से 4 में जब संक्रमण होता है ना, तो ब्रैकेट श्रेणी होती है। ठीक है, 5 जो सीधा सा बात ये याद रखो, जो बड़ा है उससे संक्रमित होगा, जो छोटा उससे संक्रमित नहीं होगा, उसके अंदर जाएगा। 5 से 4 में जा रहा है ना, तो ब्रैकेट हो जाएगा। तो कौन सी से संक्रमित होती है, 5 से। तो राइट आंसर उसके अनुसार हो जाएगा इसका ए। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ए। क्या कहा था मैंने, 9 को ध्यान में रखो। जैसे 11 आता है, 11 कितना है, 6 + 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 का कितना आ जाएगा 900। तो वो आ जाएगा आपका, या अगर वो फुंड के लिए देता तो आपको उसको क्या देना पड़ता, 11R/900। और उससे आपसे पूछता कि कौन से संक्रमित होता है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 6, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे किसी से पूछ लेता तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी इलेक्ट्रॉन का एनवी कक्षा में कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग हमने पढ़ा था, mv r = NH/2π। बोर का अभिग्रत होता है ना, H/2π का, H/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो NH/2π देख लो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, NH/2π ये होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो क्या क्वेश्चन है। एच परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का कोणीय संवेग से अनुपात होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, तो एक बात याद रखना, 2 फॉर्मूले बताऊंगा मैं, दोनों याद रखना। कोणीय संवेग का तो आपको पता है, L = क्या आता है, पहली कक्षा की पूछ रहा है ना, तो H/2π आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू है 1 हो जाएगी। ठीक है, और m की पूछ रहा है, m का भी क्या होता है, NEH/4πm होता है। ठीक है ना, अब n की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कक्षा की पूछ रहा है, पहली कक्षा की। अब इन दोनों का क्या पूछा है इसने, अनुपात पूछा है, तो m/l। h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, E/2m। क्या बचेगा, E/2m। तो E/2m जिसने भी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा E/2m। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, फिर से लिख देता हूं, m = NEH/4πm ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। हमेशा याद रखना, m = NEH/2πm। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम इसमें करने वाले 65 क्वेश्चन। जितनी भी लंबी वीडियो होगी आराम से आप पूरी कंप्लीट देखना, और आपका याद या इतना विश्वास रखो कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसके, नाभिक के जितनी भी श्रेणियां हैं, लाइमन, बामर, रदरफोर्ड, थॉमसन, जितना सब कुछ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि एक साथ दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ज़्यादा सुटेबल नहीं रहेगा, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो दे दूंगा। ठीक है, देखो एच परमाणु स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमें पता है कि बामर किस में होती है, बामर होती है दृश्य क्षेत्र में।
किस में होती है बामर? बामर होती है दृश्य क्षेत्र में होती है भाई साहब, ठीक है, दृश्य क्षेत्र में होती है। लेकिन अब इनमें ऑप्शन में पढ़ो कि दृश्य किसी में भी है क्या। ऑप्शन में देखो, पूर्ण पैराबैंगनी, ये तो नहीं होगा, पूर्ण पैराबैंगनी में नहीं होती। पूर्ण अवरक्त, ये भी गलत है। श्रेणी पैराबैंगनी में कौन सी होती है? लाइमन। कौन सी होती है? लाइमन, ठीक है। और बामर का मैंने आपको बता दिया पूर्ण दृश्य में होती है, ठीक है। अब बाद में देखो बाद की जो तीनों बचती हैं, पाषाण, ब्रैकेट और पूर्ण, वो तीनों किस में होती हैं? अवरक्त में। लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड, वो तीनों किस में होती हैं? अवरक्त क्षेत्र में मिलती हैं। पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। तो देखो इनमें से मैंने आपको बताया कि दृश्य क्षेत्र किसी का भी नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ भाग दृश्य क्षेत्र में तथा कुछ भाग पैराबैंगनी में, ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं, ठीक है। कुछ भाग दृश्य क्षेत्र में तथा कुछ भाग अवरक्त क्षेत्र में। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे ये क्या है? ब्रैकेट है। यहाँ पे आ जाता है पैराबैंगनी, यहाँ पे आ जाता है अवरक्त। अब इसकी तरफ ज़्यादा होगा या इसकी तरफ होगा, ये हमें देखना है। तो ये किसकी तरफ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि पैराबैंगनी की तरफ ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? पैराबैंगनी क्षेत्र में, कुछ भाग पैराबैंगनी क्षेत्र में तथा कुछ भाग दृश्य क्षेत्र में। हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में ये होता है कि पूर्ण दृश्य में, तो आप उसको टिक कर दो, लेकिन पूर्ण दृश्य में नहीं दे रखा है तो आपको क्या टिक करना है? पैराबैंगनी और दृश्य में, ठीक है। आगे देखो, बोर के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या r है। द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या r है। तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? जो तीसरी कक्षा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी सोल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट सारे सोल्व करके चलेंगे, नो टेंशन रहो आप। अब हमें देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। r जो है वो समानुपाती होता है किसके? n स्क्वायर के। r है वो n स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो दूसरी के लिए R2 के लिए कितना होगा? 4। R3 के लिए कितना होगा? 9। R2 के लिए 4, R3 के लिए 9। हमें पूछा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो R2 अपॉन में R3 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 9, ठीक है। R2 की वैल्यू देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? कैपिटल R। क्या दे रखी है? कैपिटल R, ठीक। अब R3 की निकालनी है तो 9 अपॉन में 4, ये इधर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा R। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.25 R। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 2.25 R। 2.25 R सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोर की त्रिज्याओं के मध्य अनुपात होता है। अब मेरे को ये बताओ कि इनमें से पूर्ण वर्ग दिख रहा है आपको? ये भी नहीं है कंप्लीट स्क्वायर, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं, ये कंप्लीट स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि R समानुपाती होता है n स्क्वायर के। तो देखो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तीसरा देखो, 9 नंबर देखो, यदि λ1 और λ2 क्रम से लाइमन और पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य है, तब λ1 अपॉन में λ2 क्या होगा? λ1 अपॉन में λ2 क्या होगा? तो देखो लेमडा लाइमन के लिए किसकी पूछ रहा है? पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखाओं। प्रथम का मतलब होता है मैक्सिमम। प्रथम का क्या होता है? मैक्सिमम। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे लेके चलता हूँ, जो टेबल करवाई थी मैंने उसके ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। कॉन्सेप्ट हम सारे के सारे क्लियर करते चलेंगे, नो टेंशन रहो आप, ठीक है। देखो लाइमन क्या होता है? 2 से 1 में बताया था मैंने, 2 से 1 में, ये तो बताया था लाइमन के लिए। अब इसमें इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, बटे इन दोनों को ऐड करोगे तो 3R, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइमन के लिए। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब भी प्रथम की बोलेगा मैक्सिमम का यूज करेंगे, ठीक है। फिर पाश्चन के लिए देखो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड। तो बामर में क्या आता है? लाइमन बामर 3 से 2 में, ठीक है, और 4 से 3 में। पाश्चन के लिए क्या आएगा? 4 से 3, 4 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करोगे तो 7R।
तो फाइनली हमारे पास इनका हमें चाहिए रेशियो। क्या चाहिए? रेशियो। तो एक तो आया हमारे पास 4/3R, एक आया हमारे पास 144/7R। ठीक है, रेशियो करेंगे तो सीधी सी बात है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7R/144 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 36। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 7/108, 7/108। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7/108। ठीक है, समझ रहे हो? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एच परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पैराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। एच परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पैराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है कहलाती है। पैराबैंगनी में कौन सी होती है? लाइमन होती है। बता चुका हूं मैं आपको, लाइमन होती है पैराबैंगनी में। बामर होती है दृश्य में। LP याद कर सकते हो और BD याद कर सकते हो। बाकी तो तीनों जो बच गई वो किस में होंगी? अवरक्त में होंगी, अवरक्त में होंगी। ठीक है ना। ये B का मतलब होता है बामर, D का मतलब होता है दृश्य। बामर है दृश्य में, L का होता है लाइमन, P का होता है पैराबैंगनी। तो लाइमन हो पैराबैंगनी में। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। आगे देखो, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में संक्रमण करता है तो निम्नलिखित में से उत्सर्जित फोटोन की अधिकतम आवृत्ति क्या होगी? N2 से N1 में संक्रमण करता है तो निम्न में से किसकी अधिकतम आवृत्ति होगी? तो देखो सीधी सी बात है, एक बात समझो आप। जब N1 से N2 में संक्रमण कर रहा है, किससे? N1 से N2 में। जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 में लेमडा, मैंने आपको बताया वो क्या होता है? R 1 में N1 स्क्वायर माइनस 1 में N2 स्क्वायर। लेकिन वो कब था? वो तब था जब N2 से N1 में संक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा, तो हम यहाँ पे तो क्या करेंगे? 2 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 1 करेंगे, क्योंकि 1 से 2 में संक्रमण कर रहा है। तो जिससे संक्रमण करता है वो आगे लिखा जाता है और जिसमें करता है उसको पहले लिखना। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। अब किस में बोल रहा है कि देखो 1 से 2 में आवर्ती पूछ रहा है ना, तो आवर्ती पूछ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये न्यू है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जिसका जितना कम होगा उतना ही क्या होगी? आवर्ती अधिकतम होगी। ठीक है, आवर्ती उतनी ही क्या होगी? अधिकतम होगी। तो देखो इन दोनों में किसका डिफरेंस है? 4 का। इन दोनों में किसका? 4 का। ये दोनों तो हो नहीं सकते। देखो मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको एकदम बेस्ट तरीके से, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 से 2 में क्या होता है? 1 से 2 में और 2 से 1 में। तो यहाँ पे क्या था? N1 में N2। ठीक है, N2 का मान कितना है? 1 माइनस अपॉन में 1 में 4। ये आएगा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आएगी ना। इससे कर रहा हूँ मैं सेकंड वाले ऑप्शन से। इससे करेंगे तो देखो 1 अपॉन में N1 की कितनी है? N2 की कितनी है? 2 का मतलब 4 माइनस 1। ये कितना आएगा? नेगेटिव। ये आ रहा पॉजिटिव। मतलब क्या होगा? मैक्सिमम कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आपको भी इसी तरीके से देखना है, जिसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है वो मिनिमम होता है। वो क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक, अब सपोज दैट आपसे यहाँ पे मैक्सिमम पूछा इसने, ये पूछ लेता मिनिमम किस में होगी। क्या होगा? मिनिमम किस में होगी? तो देखो यहाँ से 2 है, ये 6 है, ये 2 है 6, तो इसमें होती वो मिनिमम, क्योंकि इसमें नेगेटिव आती ना। नेगेटिव नेगेटिव इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, लेकिन ये रेशियो बड़ा है तो इसमें नेगेटिव वैल्यू बड़ी आएगी। बड़ी होगी तो वो माइनस के साइन के कारण सबसे छोटी होगी। तो आवर्ती मिनिमम किसकी हो जाती? इसकी हो जाती। मैक्सिमम पूछी है तो किसकी हो जाएगी? इसकी। ठीक, आगे देखो, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का उसकी कुल ऊर्जा के साथ अनुपात क्या होता है? गतिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा के साथ। देखो गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा को किसे डिनोट करते हैं हम? के से, और माइनस ई के इक्वल होती है, माइनस ई के इक्वल होती है। गतिज ऊर्जा जो है वो माइनस ई के इक्वल होती है कुल ऊर्जा के माइनस। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा?
1, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखो, एच परमाणु की बामर श्रेणी के किस संक्रमण की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, तरंगदैर्ध्य अधिकतम किसकी होगी, क्या तरंगदैर्ध्य। अब देखो कौन सी श्रेणी दे दी, बामर, कौन सी, बामर। बामर में किसका यूज करते हैं हम, 2 और 3 का, किसका, 2 और 3। लाइमन बामर 2 और 3 होता है लाइमन बामर में, तो देख लो 2 और 3 किस में, ये रहा। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी श्रेणी नहीं दी थी इसने, लाइमन बामर पास्टन किसी का भी नाम नहीं दिया था। ठीक है ना, कभी आपको कंफ्यूजन हो के पीछे तो ऐसे करवा दिया, तो यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं दे रखा, यहाँ पे इसने बामर का नाम दिया है। और बामर में अधिकतम किस पे होती है, फर्स्ट श्रेणी की जो प्रथम होती है वही अधिकतम होती है, तो 3 से 2 में जो ये होती है मैक्सिमम होती है, और इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है 3 से 2 में। यदि एक परमाणु, क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन n1 से n10 में गति करता है, 1 से 10 में, तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पी ई, पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 E² आर एन। अब आर एन जो है वो किसके समानुपाती होता है, n² के, मतलब आर एन बढ़ेगा तो n² बढ़ेगा, n² बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब n का मान तो बढ़ रहा है ना, 1 से 10 में जा रही है, तो आर एन का मान भी बढ़ेगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप यहाँ पे एक रिलेशन बनाना चाहो तो रिलेशन भी बना सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, समानुपाती है 1/में आर एन के, समानुपाती है 1/में n² के। ठीक है ना, ये रिलेशन आप याद रख सकते हो। आगे देखो, H परमाणु में ठीक है, एक मिस्टेक हो गई इसमें। मैंने क्या बताया आपको, घटेगी, सॉरी घटेगी नहीं, उस जो फॉर्मूला था उसमें क्या आएगा आपका, माइनस भी आएगा साथ। माइनस होने की वजह से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही क्या होती जाएगी, जितनी घटती जाएगी उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। किसकी वजह से, माइनस के साइन की वजह से, तो वैल्यू क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। माइनस का साइन का पता है ना, उल्टा हो जाता है, तो घटना आ रहा था लेकिन माइनस लगने की वजह से बढ़ने लग जाएगी वो। ठीक है, एच परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या की कोटि क्या होती है, त्रिज्या की कोटि क्या होती है, 10⁻11 मीटर। ये जो होती है आपको सीधा याद रखना, 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कोटि होती है। ठीक है, देखो एच परमाणु में कौन सा संक्रमण सबसे कम आवर्ती का फोटोन उत्सर्जित करेगा, एन क्वांटम संख्या है। देखो मैक्सिमम आवर्ती, मिनिमम आवर्ती है ना, मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य, मिनिमम तरंगदैर्ध्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने इसके पुटअप कर लिए हैं। एच परमाणु में कौन सा संक्रमण सबसे कम आवर्ती का फोटोन उत्सर्जित करेगा, सबसे कम का। अब देखो जैसे जैसे लाइमन की जो होती है, लाइमन की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, लाइमन की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो कम होती है। ठीक है, लाइमन की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। जैसे जैसे फुंड की ओर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब तरंगदैर्ध्य बढ़ती जा रही है तो आवर्ती क्या हो रहा है, आवर्ती क्या हो रही है, घट रही है। आवर्ती घट रही है क्योंकि तरंगदैर्ध्य और आवर्ती एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, व्युत्क्रम। मतलब लाइमन से, आप इसको याद रखना कि लाइमन से फुंड तो लेमडा जो है वो बढ़ता है, और लाइमन से फुंड जो न्यू है आपकी आवर्ती है वो क्या होती है, घटती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो देखो यहाँ पे अब हमारे कॉन्सेप्ट में आ जाओ। सबसे कम आवर्ती पूछी है, तो सबसे कम आवर्ती जिसकी कक्षा का मान अधिक होता है, क्वांटम संख्या का मान अधिक होता है, उसकी आवर्ती क्या होगी, सबसे कम होगी। मतलब 4 से 3, सीधी सी बात है, 4 से 3 सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो इसकी आवर्ती क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
L7 और F56 की नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होगा, कि नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे वही एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन होता है R समानुपाती A⁴ ठीक है। तो LE के लिए देखो, LE और ये क्या है आपका FE, इन दोनों का अनुपात पूछा है ना। तो R इसका कितना है 7, इसका कितना है 56⁻⁴ ये किस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। मतलब फाइनली इनका रेशियो क्या आ जाएगा, आप सॉल्यूशन करोगे तो 1/8⁻⁴ मतलब 8 किसकी स्क्वायर होता है 2 की, तो ये आ जाएगा 1/2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एच परमाणु के निकटतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। निकटतम ऊर्जा स्तर में एच परमाणु के निकटतम, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 1 हो गई, एन की वैल्यू 1 हो गई तो H/2π हो जाएगा, H/2π। बोर के सिद्धांत के अनुसार एच परमाणु की द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आघूर्ण क्या होगा। द्वितीय कक्ष में गति कर रहा है भाई साहब, तो क्या होता है NH/2π होता है हमारा फॉर्मूला। एन की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि द्वितीय कक्ष दे रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, H/π बचेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नाभिक द्वारा उस पर निम्न के कारण होती है। किसके कारण होती है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति याद रखिएगा, सीधा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अगर पूछता है तो सीधा कॉन्सेप्ट पूछेगा। किसके कारण होती है, कूलाम बल के कारण इसकी उपस्थिति होती है। किसके कारण, कूलाम बल के कारण। आगे देखो, एच परमाणु की मूल अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से आपतित होता है, तब संगत क्या होनी चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से आपतित होता है। अब देखो यहाँ से मूल अवस्था से आपतित होता है, तो मूल अवस्था और जो द्वितीय अवस्था होती है उसके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है छोटा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इनके बीच में जो टक्कर है, प्रत्यास्थ है, वो क्या होनी चाहिए, प्रत्यास्थ टक्कर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रत्यास्थ टक्कर होनी चाहिए, ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर होनी चाहिए। जब एक एच परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम की प्लस आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा क्या होगी। प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा क्या होगी, इसकी भी ऊर्जा यही होगी भाई साहब, इसकी भी ऊर्जा क्या होगी, ये ही तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये हम बताएंगे अभी। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E = होता है -13.6 Z²/n²। अब हीलियम के लिए दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 2 2 होती है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 13.6 आ जाएगी। -13.6 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे +2 चार्ज दे रखा है, 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो एन की वैल्यू भी क्या है हमारी 2 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, वो तो 2 है। अब इसका आवेश भी कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो मतलब इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू भी क्या है 2, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन को आयनित करना आसान है। ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन को आयनित करना आसान क्योंकि ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन हल्की होती है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखना, हाइड्रोजन हल्की होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट के तनु विलयन में से श्वेत प्रकाश गुजरता है, निर्गत प्रकाश द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम है। निर्गत प्रकाश द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम है कौन सा, बैंड उत्सर्जन वर्णक्रम। बैंड उत्सर्जन वर्णक्रम मतलब यह ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, अवशोषण नहीं करता है। तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है इनका, बैंड उत्सर्जन वर्णक्रम, ठीक है। आगे देखो बोल रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन का N2 5 6 ऐसे बढ़ता जाता है और N1 कितना है 4। अब N1 4 किस में होता है, लाइमन बामर पासचन ब्रैकेट में होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सोचने की तो बात ही नहीं है। N1 की वैल्यू देखो, सीधा पुट करो, 5 और 4 किस में होता है, ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट को टिक कर दो।
बोर की मान्यता है नाभिक का द्रव्यमान अनंत एवं विराम में है। नाभिक का द्रव्यमान जो है वो अनंत है और किसमें है, विराम में है। क्वांटिकत कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है। उपरोक्त सभी, तो इसमें आपको कंप्लीट याद रखने हैं, तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। नाभिक का द्रव्यमान अनंत है, विराम में है, क्वांटिकत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सर्जित नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है। उपरोक्त सभी, ये तीनों बातें आपको याद रखनी, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण की बात पूछ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण एन के साथ किस प्रकार बदलता है, तो मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एम इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन में 4πm। तो एन के साथ किस प्रकार बदलता है, समानुपाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया, स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने क्या अपनाया, कोणीय संवेग संरक्षण को अपनाया था। स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने कोणीय संवेग संरक्षण को अपनाया था, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, जेड ई के भारी नाभिक के लक्ष्य 1/2 mv² गति जो जाके अल्फा नाभिक के की बमबारी की जाती है, तब अल्फा नाभिक के लिए न्यूनतम पहुंच दूरी समानुपाती होती है। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले न्यूनतम पहुंच दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा, आप अपने आप ही बता दोगे। तो न्यूनतम पहुंच दूरी का रदरफोर्ड ने दिया था फॉर्मूला, देखो क्या दिया था, आर नोट इज इक्वल टू ZE² अपॉन में 2πv² m एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे V4 है ये, ठीक है। ये V² के समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। V4 के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ये भी गलत है। ZE तो ऊपर है, ये भी गलत है। तो M देखो, M के दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती 1/m, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, ZE² अपॉन में 2mv² पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। देखो तो एच परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एच परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटोन की संभावित ऊर्जा नहीं हो सकती। कौन एच परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटोन की संभावित ऊर्जा नहीं हो सकती है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है संभावित ऊर्जा के लिए, देखो मैंने क्या बताया था, E इक्वल टू -13.6/n² था, ठीक है ना। करते जाएंगे, जब हम एक के लिए निकालेंगे तो 13.6 आ जाएगा, 2 के लिए निकालेंगे 3.4, तीसरे के लिए निकालेंगे 1.51, ठीक है ना, 0.85, ये सारे आते जाएंगे। लेकिन कभी भी हमारा यहाँ पे आएगा नहीं, कौन सा नहीं आएगा। देखो आप इनको सोल्व करके देख लेना, सोल्व करके देखोगे तो आपके पास सारे के सारे आंसर आते जाएंगे। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आपका क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू -13.6/n², ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग ये कभी भी नहीं आएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो क्या, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के प्रयोग में अल्फा प्रकीर्णन की स्थिति में संगत प्राचल b बराबर 0 के लिए सही कोण क्या होगा। अब सबसे पहले तो हमें संगत प्राचल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। संगत प्राचल के लिए किसके समानुपाती होती है, b होता है समानुपाती कोट θ/2, कोट θ/2। अब b इक्वल टू 0 है, तो कोट में 0 कितने पे होता है, कोट में 0 जो है वो कितने पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है, 90 डिग्री पे कोट वो 0 होता है। अब 90 कब आएगा, जब 180/2 होगा, तो 180 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 180/2 होगा तो 90 आ जाएगा, 90 का 0 हो जाएगा, संगत प्राचल भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज करेंगे 80 और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 180। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन H परमाणु की बोर कक्षक में अवस्था में 2 से 1 में आता है। 2 से किस में आता है? 1 में आता है भाई साहब, क्या करें, आता तो आता। गतिज ऊर्जा के तथा स्थितिज ऊर्जा V में परिवर्तन क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, मतलब पहले की तुलना में के 4 गुना हो जाएगा, व्यू भी 4 गुना हो जाएगा। के क्या हो जाएगा? 4 गुना, यू भी 4 गुना। सीधा सा आप याद रखना, के 4 गुना, वी 4 गुना, मतलब जिसमें संक्रमण करता है ना 2 से 1 में, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, सीधा समानुपाती होता है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सीधा आपको याद रखना है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी? 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 से 2 में होता तो क्या कर देते हम? 9 गुना हो जाते दोनों के दोनों, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एच परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखो भाई, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। U इक्वल टू होता है 2E, गतिज ऊर्जा का दुगुना होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारे पास आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, आप इसका रिलेशन याद रखोगे। U इक्वल टू क्या होता है 2E, स्थितिज ऊर्जा जो हो गतिज ऊर्जा की 2 गुनी होती है, और जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। सॉरी, ई नहीं आएगा, क्या आएगा, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट कर लीजिएगा, ध्यान कर दे लीजिएगा। वो कुल ऊर्जा होती है और ये क्या है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। आगे देखो, एच परमाणु में न्यूनतम उत्तेजित विभव का मान कितना होता है? न्यूनतम उत्तेजित विभव का मान क्या होता है? अब ये बताओ कि एच परमाणु में न्यूनतम ऊर्जा का मान कितना होता है? न्यूनतम ऊर्जा का मान सभी को पता है 13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सभी को पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, न्यूनतम में ऊर्जा का मान। अब आपसे पूछ ले कि उत्तेजित ऊर्जा है ना, तो उत्तेजित क्या होता है कि 1 से 2 में, वही तो होता है जो 1 से 2 में जाती है, उसी को तो क्या बोलते हैं? प्रथम उत्तेजित अवस्था या न्यूनतम उत्तेजित अवस्था। तो न्यूनतम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का डिफरेंस जो होता है, पहली में होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी में होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। अब ये ज़्यादा है ये कम है, तो -3.4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? उत्तेजित विभव। तो उत्तेजित विभव बराबर उत्तेजित ऊर्जा बटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ए से ई कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा राइट आंसर 10.2 वोल्ट। क्योंकि विभव पूछा है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसका रहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसकी यूनिट है? ऊर्जा की, ठीक है ना। तो 10.2 वोल्ट आ जाएगा इसका। एक हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा En है तथा एकल आयनित हीलियम परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा क्या होगी? एकल आयनित हीलियम परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा क्या होगी? अब सीधा सा रिलेशन होता है En जो समानुपाती होता है किसके? n²। अब हाइड्रोजन के लिए n का मान 1, हीलियम के लिए n का मान 2, ठीक है, यहाँ तक चलो। तो EHE EH इज इक्वल टू, एक के लिए हीलियम के लिए कितना होता है? 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को थोड़ा सा, 1 मिनट। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि EHE इज इक्वल टू होता है 4EH। तो EHE इज इक्वल टू 4, EH का मान कितना दे रखा है? En। तो इसकी क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखो,
किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 कक्षा से n बराबर 2 कक्षा में की स्थिति परिवर्तित करता है। n बराबर 4 से किस में जाता है, 2 में जाता है, तो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो, तो उसको तरंग दैर्ध्य कितनी उत्सर्जित करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बावड़े बना रखे इन्होंने भी। 36 कि 4 से 2 में कक्षा में स्थिति परिवर्तित करता है, तो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य क्या होगी। आर जो हो क्या है, रीडबर्ग नियतांक है। एक परमाणु n बराबर 4 से 2 में, तो देखो n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए हमारा क्या था वहां पे, 0 पॉइंट कितना होता है, 0.54 होता है n बराबर 4 के लिए। और n बराबर 2 के लिए 1.51। इन दोनों में से देखो रिलेशन देख लेना, आपका कौन सा आ जाएगा, शायद ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने दूसरा लिख दिया और जो ऑप्शंस हैं वो मैंने अलग लिख दिए, थोड़ा सा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अपने नोटबुक में लिखते हो तो लिख देना कि यहाँ पे देखो H परमाणु, इस ये जिसके ऑप्शन है वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो के गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना इसको कि H परमाणु की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस का, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दूसरा है, इसको छोड़ो आप। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा का मापांक के बराबर होती है, मॉडुलस के इक्वल होती है। मतलब गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होते हैं, कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव वाला। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखो कि यहाँ पे बोला है किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन, माफ़ी चाहेंगे, जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ तो सारा आ जाओ। ये बापा पढ़ाऊंगा अपनी भाषा में कि किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल एवं इसकी कक्षा संख्या के बीच में सही संबंध क्या होगा। तो इसकी कक्षा की संख्या के बीच में सही संबंध क्या होगा, तो देखो तमीब टी जो है वो समानुपाती किसके होता है, एन क्यूब के। सीधा सा रिलेशन आपको याद रखना है, आवर्तकाल जो पूछ रहा है इससे वो किसके समानुपाती होता है, टी क्यूब के। सीधा सा रिलेशन आपको याद रखना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो एच स्पेक्ट्रम की बामा श्रेणी में सबसे अधिक ऊर्जावान फोटोन की ऊर्जा होती है। सबसे अधिक ऊर्जावान फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक, देखो बामर में सबसे अधिक पूछता है तो बामर के लिए n1 का मान तो कितना होता है 2, और सबसे अधिक पूछ रहा है तो n2 के लिए कितनी क्या ले लेंगे, हम अनंत ले लेंगे। और जब हम फॉर्मूले से हम यूज करें, फॉर्मूले का यूज करके हम आंसर निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। क्या होता है, E इक्वल टू होता है 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके जब आप निकालोगे, n1 की वैल्यू याद रखना 2 लेनी है, n2 की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, मैक्सिमम दे रहा है, अधिकतम दे रहा है, उच्चतम दे रहा है, तो n2 की हो जाएगी अनंत। तो इसके लिए आप फाइनली जब आप आंसर फाइंड कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे कंप्लीट, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। आप सॉल्यूशन करके देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि यदि 90 डिग्री के कोण पर परिकिणित कण 56 है और 60 डिग्री के कोण पर यह क्या होंगे। यदि 90 डिग्री के कोण पर परिकिणित कण है 56 है, तो 60 डिग्री के कोण पर परिकिणित कण कितने होंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो, परिकिणन के लिए परिकिणित कणों की संख्या के लिए और थीटा के बीच में रिलेशन होता है 1 में साइन थीटा अपॉन में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये हमारा रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो देखो यहाँ पे फाइंड करके दिखाते हैं आपको। N1 अपॉन में N2, N1 अपॉन में N2 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, N1 अपॉन में N2। देखो किसके पूछ रहा है, N2 पूछ रहा है, तो अब तो हम फाइंड कर लेंगे। क्या आता है, देखो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो साइन थीटा 1, थीटा 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 आएगा अपॉन में 2, साइन थीटा 1/2 व्युत्क्रमानुपाती लिखा था मैंने, देखो इनको पीछे। ठीक है, तो अब N1 अपॉन में N2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो साइन थीटा 1, देखो थीटा 1 अगर हम 90 डिग्री को ले रहे हैं, ठीक है ना, थीटा 1 हमने 90 डिग्री को लिया है, तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है, 56 है ना। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं N1 की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 56। ठीक है, साइन, और N2 की वैल्यू कितनी है 60/2 अपॉन में साइन 90/2 की पावर 4। अब यहाँ पे देखो 56/N2 इज इक्वल टू, वो क्या था, साइन क्या है 60/2 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 अपॉन में ये कितना है साइन 45 हो जाएगा, 90/2 है, 45 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर नहीं है, इसकी पावर 4 है कंप्लीट की। कितनी पावर है 4। देखो 54/N2। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/8 इंटू में √2 का करेंगे तो 1/में कितना आ जाएगा, ये उल्टा कर रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 2 4, 1 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4/1, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे √2 को √2 से करेंगे 2, अच्छा 2 का स्क्वायर, देखो ये एक सेकंड यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास N2 की वैल्यू हो जाएगी। N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो जब 54 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास आएगी N2 की वैल्यू। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितनी आ गई 224, 224, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, H परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, सीधी सी पता है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, अपॉन में N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस का होता है तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, नील्स बोर ने। याद रखना सीधा, स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, नील्स बोर ने। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी, चक्रण क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी, लेवक और गोल्डमिस्ट ने। सीधा से याद रखना इनका नाम, अनलेवक और गोल्डमिस्ट ने इसकी खोज की थी चक्रण क्वांटम संख्या की। ठीक है ना। एनवी बोर कक्षा में Ze मतलब जिंक के नाभिक के और इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल अनुक्रमानुपाती होता है, तो देखो मैं फॉर्मूला ही लिख के बता देता हूँ आपको, कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी हैं, एन भी दे रखा है, जेड भी दे रखा है, तो हम उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे।
तो टी इज इक्वल टू देखो क्या होता है 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब अपॉन में एम जेड स्क्वायर E4। तो बाकी तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ये दे रखा है एन की क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, एन की क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। देखो इनमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। देखो यदि जेड रीडबर्ग नियतांक हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। लाइमन श्रेणी के लिए प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यदि आर यहाँ पे तो प्रथम रेखा की मैंने बता दिया था, प्रथम का मतलब होता है मैक्सिमम। लाइमन में क्या होता है, 1 और 2 का यूज करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 किस में है, देखो ये वाला, तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सीधा का सीधा ऑप्शन टिक करना आपको, ठीक है। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी में, हाइड्रोजन की लाइमन में मैक्सिमम और मिनिमम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है। हाइड्रोजन की लाइमन में मैक्सिमम और मिनिमम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है। तो सीधा सा मैं बता देता हूं कि लाइमन की मैक्सिमम, लाइमन के लिए मैक्सिमम जो होता है वो होता है 4/3R, ठीक है ना। और मिनिमम क्या होता है, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, है ना। मिनिमम होता है क्या होता है 1/R, ठीक है। इन दोनों को कट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली बचेगा 4/3। 4/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4/3 कहाँ पे है, ये रहा 4/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में n=2 तथा n=1 कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होता है। परिक्रमण कालों का अनुपात n=1 और 2। देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी भी बात आपको बताया था किसके समानुपाती होता है, एन की क्यूब के। तो क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 और 1, पहला आंसर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब 8। आगे देखो, हाइड्रोजन वर्गीकरण की ब्रैकेट श्रेणी में मैक्सिमम और मिनिमम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है। ब्रैकेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ब्रैकेट की। ब्रैकेट में देखो मैं दोनों आपको बता देता हूं यहाँ पे कि लेमडा मैक्सिमम क्या होता है, ब्रैकेट में लेमडा मैक्सिमम 400/9R, और मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम होता है 16/R। 400/9R और 16/R दोनों का रेशियो देखेंगे, रेशियो आप कर लेना, मैक्सिमम बटे मिनिमम कर देना इनको, तो आ जाएगा आपके पास फाइनली 25/9। क्या आ जाएगा 25/9। 25/9 हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 25/9, 25/9 कहाँ पे है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बामर श्रेणी में मिनिमम एवं मैक्सिमम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है। अब बामर आ गई, अभी लाइमन बामर, लाइमन बामर। तो देखो बामर में क्या होता है, लाइमन बामर क्या होती है, 2 और 3 का यूज करते हैं। सीधा सा मैं आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ, 2 और 3 का यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, लेमडा मैक्सिमम के लिए करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 बटे इन दोनों को ऐड करोगे 5R। मिनिमम के लिए बात करेंगे, मिनिमम के लिए बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4/R, 4/R। तो देखो यहाँ पे कर देते हैं 36/5R, उल्टा कर देंगे R/4, R से R कैंसिल, 9 चौक 36, 9/5। लेकिन किसका पूछा है इसने, मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम पूछा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम उल्टा हो जाएगा, 5/9, मतलब 5/9 आ जाएगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अस्थिर होता है। सीधा सा इसको याद रखना, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अस्थिर होता है। क्या होता है, अस्थिर होता है। चीर सम्मत, चीर सम्मत मत में रदरफोर्ड ने परमाणु का इलेक्ट्रॉन पथ कैसा होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है चीर सम्मत मत के अनुसार कैसा होता है। ऑप्शन ए कुंडलिनी पथ, ठीक है ना, कुंडलिनी पथ होता है इसका। आगे देखो, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होता है नाभिक।
क्या दर्शाता है? सीधी सी बात है, परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। लाइमन से फुंड में जाने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, लाइमन से फुंड में जाते हैं तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या जो होती है वो घटती है। याद रखना, लाइमन में जो है में स्पेक्ट्रमी रेखाओं संख्या मैक्सिमम होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या क्या होती है? मैक्सिमम होती है। किसमें? लाइमन में। ठीक है, इस लाइन को याद रखना। तो लाइमन से फुंड की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लाइमन में मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे फुंड की तरफ जाते जाते हैं तो क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है ना। आगे देखो, लाइमन की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य लेमडा हो तो बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लाइमन की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य है लेमडा हो तो बामर की क्या? तो दोनों के बीच में रिलेशन देख लेंगे ना। तो लाइमन की प्रथम रेखा की क्या हो जाती है? 2 2 4 4/3 आर। ठीक है, उसके लिए देखो, और बामर के लिए किसका योग करते हैं? 2 3 3 36 36/5 आर। दोनों का रेशियो कर दो, सीधी सी बात है। अब ये क्या है? लेमडा है। क्या है? लेमडा है। देखो बामर की पूछी ना, तो लेमडा बामर अपॉन में लेमडा लाइमन इज इक्वल टू लेमडा बामर कितना होता है? अभी भी निकाला ना, 36/में कितना निकाला? 5 आर। ठीक है, 36/5 आर इंटू में इसका क्या निकाला हमने? 4 उसको उल्टा कर देंगे तो 3 आर ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो आर से आर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 9 चौक 36। तो लेमडा बी बट्टे लेमडा एल इज इक्वल टू 9 27/5। अभी यहाँ से लेमडा हटेगा तो यहाँ पे लेमडा एल आ जाएगा, और लेमडा एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? लेमडा बी इज इक्वल टू 27/5 लेमडा, 27/5 लेमडा। ठीक है ना। तो 27/5 इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है? 27/5 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन करके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। कितनी भी लंबी वीडियो हो लेकिन हम सारे क्वेश्चन करके ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में हम आ चुके हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी राशि H/2 का पूर्ण गुणज होती है? तो कोणीय संवेग होती है। ठीक है ना, कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणज होती है। निम्न में से सर्वाधिक आवर्ती किसकी होगी? सर्वाधिक आवर्ती मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिसकी होगी, आवर्ती उसकी सर्वाधिक होगी। आ रही बात समझ में? आवर्ती उसकी ही क्या होगी? सर्वाधिक होगी। अब इन दोनों में देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका? इन दोनों कितना है? 1। इन दोनों कितना है? 1। इन दोनों का कितना है? 1। इन दोनों कितना है? 2। इन दोनों कितना है? 2। ठीक है, अब ये देखो कि तरंग दैर्ध्य जैसे फुंड की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे देखो इनका मान बढ़ता जाता है ना, तो तरंग दैर्ध्य घटती जाती है, और आवर्ती आवर्ती क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो, जब ये है सर्वाधिक आवर्ती, देखो 4 से इसमें 2 क्वांटम संख्या एक साथ परिवर्तित हुई हैं, लेकिन इसमें क्या है? 3 से 1 में। तो 3 से 1 में, तो 3 की तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। चलो मैं आपको आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? 1/में आर को कांस्टेंट रख देते हैं, 1/में n2। 4 से 2 में, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1/16। न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 16, 4 माइनस 1, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3/16। क्या हो जाएगा? 3/16। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर करके दिखाता हूँ आपको कि न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/में n1 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन में 9। न्यू इज इक्वल टू 9 माइनस 1 अपॉन में 8, सॉरी 9,
इक्वल टू आ जाएगा 8/9। तो देखो सर्वाधिक आवर्ती किसकी हो रही है, निम्न में से संक्रमणों में से सर्वाधिक आवर्ती किसकी है, डी ऑप्शन। 3 से 1 में जो जब आएगा तो उसकी आवर्ती क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, आगे देखो, मुख्य क्वांटम संख्या 3 के लिए कक्षीय क्वांटम संख्या L के मान संभव हैं। मुख्य क्वांटम संख्या 3 के लिए कक्षीय, तो इसके लिए एक लाइन नोट कर लीजिए आप कि कोस के लिए, कोस के लिए क्वांटम संख्याएं 0 से n-1 तक होती हैं। 0 से n-1 तक होती हैं। 0 से n- तो n की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी रखी, 3। तो 3 माइनस मतलब 2, 0 1 और 2 होंगी, 3 होंगी इसमें। ठीक है ना, 3 हो जाएंगी, 0 1 और 2। तो 0 1 2 मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, प्रथम बोर कक्षा की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है। प्रथम बोर कक्षा की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है, सीधा सा इसको याद रखना, प्रथम कक्षा की आधी परिधि के बराबर होती है। प्रथम कक्षा की आधी परिधि के बराबर होती है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में कौन सी राशियों का युग्म क्वांटीकृत रहता है, ऊर्जा और रेखीय संवेग क्या रहता है, क्वांटीकृत रहता है। ऊर्जा और रेखीय संवेग क्वांटीकृत रहता है। ऊर्जा और रेखीय संवेग क्वांटीकृत रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य अधिकतम। देखो तरंग दैर्ध्य अधिकतम न्यूनतम आवर्ती अधिकतम न्यूनतम सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। निम्न में से कौन से संक्रमण में तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। तो जैसे जैसे देखो बढ़ते जाएंगे तरंग दैर्ध्य भी बढ़ती जाएगी। ठीक से 2 से एक तो 5 में जाता है और एक 5 से 2 में जाता है। तो जो बड़ी वैल्यू होती है, पहले जो बड़ी होती है ना, जिससे जिसमें जाता है बड़ी वैल्यू, तो उसमें ही क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n 5 से 2 में, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आप मैं आपको बता चुका हूँ सारे के सारे, आप उससे सोल्व कर सकते हो। फिर से लिख देता हूँ, 1 में लैम्डा इज इक्वल टू होता है r, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। एक बात और बता देता हूँ, जैसे 5 से 2 में संक्रमण कर रही है तो 5 2 किसकी वैल्यू है, n2 की, और n1 की है 2। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, कर लीजिएगा, ऑप्शन सी डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि करने पर दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर। मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि करने पर दो क्वांटम ऊर्जा स्तर क्या होता है, घटता है। ऊर्जा स्तर क्या होता है, घटता है। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को दिमाग में छाप लीजिएगा कि क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर क्या होता है, घटता है। निम्न में किस निकाय की n बराबर 1 त्रिज्या न्यूनतम होगी। किस निकाय की n बराबर 1 पर त्रिज्या न्यूनतम। अब यहाँ पे देखो कि त्रिज्या न्यूनतम कब होगी कि r जो समानुपाती होता है 1/z के। ठीक है, r समानुपाती होता है किसके लिए, 1/z के। अब यहाँ पे द्विआयनित जो लिथियम है ना, इसका z इक्वल टू, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। कितने पे आता है, 3 नंबर पे। लिथियम 3 नंबर पे आ गया, तो लिथियम के लिए z का मान मैक्सिमम है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, न्यूनतम होगी, सॉरी त्रिज्या न्यूनतम होगी। मैंने बता दिया कि त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, 1/z के। देखो ये z के व्युत्क्रमानुपाती है और 1/z के क्या है, समानुपाती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, इस बात के लिए। बामर श्रेणी की दूसरी रेखा का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसको सीधा याद रखना, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा का रंग कैसा होता है, नीला होता है। H परमाणु की उत्तेजित अवस्था एवं मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था में मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, उत्तेजित अवस्था और मूल अवस्था में। देखो तो भाई, उत्तेजित अवस्था और मूल अवस्था समझाते हैं आपको।
आर एन समानुपाती किसके होता है, एन स्क्वायर के। तो ए समानुपाती क्या होगा, एन की पावर 4 के, क्योंकि आर ए तो ऑलरेडी एन स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो प्रथम और उत्तेजित मतलब एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2। तो दो उत्तेजित अवस्था 2 हो जाएगा, मूल अवस्था 1 हो जाएगा और इसकी पावर 4 हो जाएगा, मतलब 16/1। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब रिलेशन आपको किस तरीके से याद रखना है कि जो क्षेत्रफल है वो किसके समानुपाती होता है, एन की पावर 4 की। त्रिज्या होती है एन स्क्वायर की समानुपाती होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। रिलेशन में बता देता हूँ, इनमें आपको क्या होता है कि k इक्वल टू होता है u का मॉडुलस अपॉन में 2, ठीक है ना, u का मॉडुलस अपॉन में 2। आगे देखो, लाइमन और बामर की न्यूनतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है। लाइमन और बामर की न्यूनतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है। देखो लाइमन के लिए लेमडा लाइमन लिखूंगा, लाइमन के लिए न्यूनतम होती है 1/r, बामर के लिए क्या होती है 4/r। क्या होता है 4/r, बामर के लिए क्या होता है 4/r। तो इन दोनों का रेशो कर लेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखना, ठीक है। तो देखो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे, नाभिक के चैप्टर से। मैंने आपको 65 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए थे, 65 के 65 मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। और अगर नाभिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप नाभिक का कोई भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं हो, ठीक है। बाकी आज या कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, जो गेट हैं, ठीक है ना, गेट होते हैं, डायोड है ना, PN-SND डायोड, सारे डायोड्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए कल लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें वो चैप्टर हम क्लियर कर लेंगे। ऐसे ही 60 या 70 क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।